नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबर पर। मुख्यमंत्री सुशील सोमवार को 2 दिवसीय गुजरात दौरे के लिए रवाना हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में नए शासकीय स्टेट हैंगर का लोकार्पण किया। वहीं मीडिया चर्चा में सीएम साय ने अपने गुजरात दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। इसे गुजरात के केवड़िया में भारत पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, जहाँ उनकी प्रतिमा स्थित है। ये 1 से 15 नवंबर तक आयोजित होगा। मैं इसका हिस्सा बनने के लिए वहां जा रहा हूं। वहां छत्तीसगढ़ का पवेलियन भी लगाया गया है। वहां छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। हमारी ढोकरा कला, वस्त्र और अन्य चीजें भी वहां प्रदर्शित की जा रही है। कल अहमदाबाद में एक इन्वेस्टर्स कनेक्ट का आयोजन किया जा रहा है। हम निवेशकों के सामने अपने राज्य की नई निवेश नीति प्रस्तुत करेंगे और उन्हें छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। हम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है और उसको भारत पर्व के रूप में मना रहे हैं गुजरात में केवड़िया, जहां पर उनका स्टैचू है। और 1 नवंबर से 15 नवंबर तक ये आयोजन है और आज छत्तीसगढ़ के लिए तिथि तय है, तो उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और वहां पर छत्तीसगढ़ का पेवेलियन भी लगा है। वहाँ पर छत्तीसगढ़ का कल्चरल प्रोग्राम भी होगा और भी जो यहाँ के डोकरा आर्ट है, वस्त्र वगैरह है, कोसा का, वो सबका भी एग्जीबिशन लगा है। और कल अहमदाबाद में एक इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन है, जिसमें हम लोग उद्यमियों के पास अपने प्रदेश की नई उद्योग नीति को रखेंगे और उनको छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है, ताकि लोग अन्य राज्यों में जाकर भी मतदान कर सके। तंज भरे लहजे में सिंहदेव ने आगे कहा कि एसआईआर लागू होने के बाद सरगुजा के लोग बिहार जाकर वोट डाल सकेंगे, फिर बिहार के लोग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वोट करेंगे। इसके बाद शायद पश्चिम बंगाल की बारी आए। उन्होंने बताया कि सरगुजा में पिछले 3 दिनों से फॉर्म उपलब्ध नहीं है, जबकि बीएलओ के माध्यम से सीधे वोटर्स का नाम जोड़ा जाना था। मगर एसआईआर की मौजूदा व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है, जिससे आम लोगों को अनावश्यक परेशानियां उठानी पड़ रही है। इस दौरान सिंहदेव सरकारी समिति कर्मचारी संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थल पर पहुंचे, जहां कर्मचारियों ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन जारी कर रखा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगे न्यायोचित है और सरकार को इन पर विचार करना चाहिए। चुनाव होगा और आज किस तरीके से कांग्रेस इसको देख रही है? एक तो 3 दिन तक तो यहाँ फॉर्म ही नहीं मिले। अंबिकापुर में, सरगुजा में, जहाँ जहाँ मैंने पता किया, यहाँ फॉर्म उपलब्ध नहीं हो पाए थे। सूरजपुर गया था तो वहाँ जरूर उन्होंने बताया कि फॉर्म मिले हैं, पोलिंग बूथ में फॉर्म बीएलओ लेके पहुंचे हैं, वरना यहाँ तो फॉर्म नहीं मिले थे। वोटर लिस्ट अशुद्ध है, इसमें कोई दो बात नहीं है। मृत लोगों के नाम भी हैं, 1 से ज्यादा लोगों के नाम भी एक जगह हैं, शहर में भी हैं, गांव में भी हैं, झारखंड में भी हैं, यहाँ भी हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ भी है। अभी आपने बिहार के चुनाव के संदर्भ में देखा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में वोट दिया और अभी आके वो बिहार में वोट दे रहे हैं। ये इस प्रकार की जो व्यवस्था और प्रजातांत्रिक व्यवस्था बन गई है, इसको रोकना होगा। अभी एसआईआर इस तरीके से लागू किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आके वोट डाल दे रहे हैं। चिन्हांकित लोग जो उनके पदाधिकारी हैं, 1 वोट उन्होंने दिल्ली में चुनाव में डाला, अब ये 4-6 महीने बाद आके बिहार में भी डाल दे रहे हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति बनी हुई है कि वोटर नाम आप चुनाव के साथ साथ माइग्रेट करो। आज चुनाव हो रहा है बिहार का, तो पूरे सरगुजा के लोग जाके बिहार में अपना नाम लिखवा लेंगे। फिर बिहार से आके अगले चुनाव में फिर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश के बाद तो पश्चिम बंगाल का नंबर, फिर पश्चिम बंगाल में जाके नाम लिखवाएंगे। उसके बाद अगला चुनाव गुजरात में होना है, फिर सारे लोग जाके गुजरात में नाम लिखवाएंगे। ये जो खेल हो रहा है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। और एसआईआर अब उन्होंने लागू तो कर दिया है, हम लोग इसको अव्यवहारिक और अनावश्यक मानते हैं कि आज के दिन में वोटर लिस्ट ही नहीं है। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट शून्य हो गया। अब नए सिरे से एक एक व्यक्ति का नाम
जुड़ना है। तो इसमें जिस तरीके इसका अनुभव बिहार में हुआ है, अन्य जगहों पे हुआ है, सुधार कम और पक्षपात की गुंजाइश ज्यादा, ये स्थिति इसमें देखने को मिल रही है। तो बहुत सजगता से हम लोग इसमें भाग लेने का निश्चय हम लोगों ने किया है। प्रदेश स्तर पे भी कांग्रेस ने एक समिति का गठन कर दिया है। पूर्व हमारे पीसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी को समिति का अध्यक्ष अभी बनाया है और एसआईआर के संबंध में लोगों को जागरूक करके, आप देखें सबको 2-2 फोटो नहीं खिंचाने। अब आप सोचिए कि पूरे छत्तीसगढ़ के गांव का, शहर का एक आदमी फोटो खिंचाने के लिए जाएगा। 1 महीने का समय है, 10% समय निकल चुका। 3 दिन अंबिकापुर में, सरगुजा में फॉर्म नहीं आया। अब आप सबके सब जाएंगे फोटो खिंचाने के लिए, फिर आपको फॉर्म जमा करने 2003 की सूची में, तो भी आपको एक फोटो कॉपी करके डालना है। उसके बाद में है आपको 2 कॉपी फोटो कॉपी करके डालना है। उसके बाद में है नए वोटर हैं तो 3 फोटो कॉपी करके जाना है। तो सारे मतदाता फोटो कॉपियर के यहाँ जाएंगे और कहाँ के फोटो कॉपी गाँवों में, आप सोचिए क्या व्यवस्था बनने वाली है। तो ये व्यवस्था जो है ये पूरी तरह से अव्यवहारिक व्यवस्था है, त्रुटिपूर्ण व्यवस्था है। नाम सारे के सारे बीएलओ के माध्यम से सीधे जुड़ जाने चाहिए थे जैसे पहले जुड़ते थे, और आप उनकी छानबीन करो और उनको काटो, ना कि ये फॉर्म भराओ, ये फॉर्म भराओ, फोटो खिंचाओ, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और भी सफेद में पीछे बैकग्राउंड में फोटो होना चाहिए। काले में फोटो है तो हो सकता है कि उसको वो रिजेक्ट कर दे, कोई ठिकाना नहीं। तो व्यवस्था एकदम व्यवहारिक नहीं। राज्य के सहकारी समिति कर्मचारी संघ के साथियों के बीच में आज हम लोग आए थे। इन लोग हड़ताल पे हैं, अपनी जायज मांगों को लेके हड़ताल पे है, और चर्चा करके ये स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि इनसे अव्यवहारिक रूप से कार्य कराने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों ने बताया कि पूर्व में सरकार में जो धान खरीदी के समय सूक्ति आती है, लगभग 17% नमी रहती है उनके कहे मुताबिक धान में, और जब धान उठता है तो ये नमी करीब 13-14% तक आ जाती है। तो इस अनुमान से कम 3 से 4% वजन में कमी आती है। अभी जो व्यवस्था सरकार बनाने जा रही है और बना रही है, उसमें मार्कफेड को तो सूक्ति के लिए राशि उपलब्ध करा रही है, क्षतिपूर्ति सरकार उपलब्ध करा रही है, लेकिन समितियों को 1 नया पैसा भी उपलब्ध नहीं करा रही। ये ध्यान देने योग्य बात इसलिए भी है कि पहले जो व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार में थी, 72 घंटे के अंदर धान के उठाव की बात थी। या तो मिलर उठा के ले जाएंगे धान को, या जो केंद्रित संग्रहण केंद्र है वहां पर धान चला जाएगा। अर्थात समिति के पास धान एक निश्चित समय अर्थात 72 घंटे तक ही रहेगा, तो सूक्ति की बात नहीं आती है उसमें। अब अगर समिति में आपने ये व्यवस्था लागू की है कि एक बफर स्टॉक आपको न्यूनतम रखना है, मान लीजिए 10,000 क्विंटल तक आपको बफर रखना है। आप एक दिन में जो खरीदी कर रहे हैं, 10,000 के ऊपर जब आपके यहाँ धान का स्टॉक आ जाएगा तब डीओ कटता है, अर्थात कि अब यहाँ से माल आप ले जाइए। और उस डीओ को कटने के बाद भी जिनको वो डीओ मिलता है, मिलर हो या जो भी ट्रांसपोर्टर हैं, वो मनमानी तरीके से उसका उठाव करते हैं। अगले दिन नहीं करते हैं, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद भी वो उठाव करते हैं। अर्थात इतने लंबे समय तक वो धान समितियों में रह जाता है और सूक्ति जो आ रही है उसकी पूरी जवाबदेही समिति के पास आ जाती है और क्षतिपूर्ति सरकार इनको नहीं देती। तो इन स्थितियों में करोड़ों रुपए की वसूली अगर समितियों से की जाएगी तो ये संभव नहीं है कि समितियां चल सकें और अपने कर्मचारियों को वो वेतन देने की भी स्थिति में रह सकें, और अन्य जो कार्रवाइयां एफआईआर इत्यादि की होती हैं वो अपने जगह। ये अव्यवहारिक व्यवस्था यहाँ बनी हुई है। साथ में और बातें भी इन्होंने बताई कि जो काम कर रहे थे कर्मचारी, पहले 8 महीने 10 महीने के लिए थे, अब उनका कार्य का समय भी 6 महीने कर दिया गया, और समिति ने अब आउटसोर्सिंग से लोगों को भर्ती किया जा रहा है। तो हर तरीके से जो वर्तमान में व्यवस्था दिख रही है वो व्यवहारिक नहीं है, अनुचित नहीं है। अपनी ओर से मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखेंगे, संबंधित मंत्री जी को भी प्रति उसकी भेजेंगे, जो विभाग के अधिकारी हैं उनको भी भेजेंगे कि ये व्यवस्था
उचित नहीं है, क्योंकि धान खरीदना है समिति को, उठाने की जिम्मेदारी मार्केट को हो, डीओ यानी ट्रांसपोर्ट होना है तो डीओ वहां से आएगा, और कब आएगा इसमें कोई समय सीमा नहीं है। सूक्ति की पूरी जवाबदारी समिति के ऊपर आ जाएगी। उठ के वो कहाँ जाएगा? अगर मार्केट के संग्रहण केंद्र में वो जाता है तो उनको 80 रुपए 90 रुपए तक की क्षतिपूर्ति वजन कम होने की धान की मिलती है, और उनको जब मिलती है तो समिति को क्यों नहीं, अगर यहाँ 72 घंटे के अंदर या एक निश्चित समय के अंदर धान ना उठता। ये मूल रूप से समस्या समझ में आ रही है। 4 इनकी मांगे हैं, तो उनके लिए अवश्य मैं अपनी ओर से पहल करूंगा। रविवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर करारा हमला बोला है। ओडिशा उपचुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने जा रहे अखिलेश यादव ने रायपुर विमानतल पर मीडिया से चर्चा करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि बिहार बदलाव के साथ साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है, परिवर्तन होगा, महागठबंधन जीतने जा रहा है। सोमवार को ओडिशा उपचुनाव के लिए प्रचार कर लौटे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घुसपैठियों के मुद्दे पर कहा कि पिछले 11 सालों से दिल्ली की सत्ता में कौन है, वे अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। अगर वे घुसपैठियों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे अपनी ही सरकार पर पिछले 11 सालों से घुसपैठियों को भेजने का आरोप लगा रहे हैं। अगर नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो ये केंद्रीय बलों की वजह से है। मैं ये सवाल लोकसभा से उठाऊंगा कि 11 सालों तक घुसपैठिए कहां से आए, किसकी सरकार जिम्मेदार है। ये अच्छा किया आपने कि बिहार के बारे में जानकारी आप लोग लेना चाहते हो। जो मैं कहूँ उससे बेहतर आपका कैमरा देख रहा है, और जो कैमरे में दिखाई दे रहा है, जिसके साथ जन समर्थन है, जिसके साथ जनता निकल करके आ रही है। बिहार बदलाव के साथ साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है, जहां परिवर्तन होगा, नई ऊर्जा के साथ नया मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है। तेजस्वी यादव, जिनका आज जन्मदिन है, आखिरी दिन है प्रचार का, जनता का समर्थन उनके साथ है। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। सर, अमित शाह कह रहे की बात करते हो आप लोग और उनकी बात मानते हो आप। बिल्कुल नासमझी की बात इसलिए नहीं करनी चाहिए। 11 साल से सरकार दिल्ली में किसकी है? कोई सरकार, कोई व्यक्ति अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहा हो, आप सोचिए। कोई ये जो आरोप लग रहा है घुसपैठियों का, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो नंबर 2 हैं, वो नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो आरोप किस पे लगाएंगे? तो बिना आरोप लगाए तो आगे नहीं बढ़ सकते ना आप। तो आरोप किस पे लग रहा है? ये अगर मान लीजिए घुसपैठिया आ रहे हैं तो वो अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई 11 साल से हम घुसपैठिया भेज रहे थे। अब इसका जवाब कौन देगा? अगर घुसपैठिया आ रहे थे तो सूची तो होगी ना उन पे, और फिर 11 साल से सरकार उनकी है। भाई यहाँ बड़े बड़े अधिकारी हैं सेंट्रल फोर्स के, हमारी वजह से थोड़ी पोस्ट हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं पोस्टिंग। मान लीजिए नक्सली खत्म हो रहे हैं तो सेंट्रल फोर्स है ना, वही तो बातचीत कर रही है, विपक्ष के लोग थोड़ी बातचीत कर रहे हैं। इसलिए अगर घुसपैठिए आ रहे हैं 11 साल से, तब तो उन्हें अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। मैं इस सवाल को लोकसभा में जरूर पूछूंगा कि भाई मैं छत्तीसगढ़ में गया और एक पत्रकार साथी मुझे घुसपैठियों पे बात पूछ रहा था, तो घुसपैठी आ कैसे रही मतलब 11 साल से? ये जिम्मेदारी किसकी थी? हमारी तो है नहीं जिम्मेदारी। हम तो सवाल कर सकते हैं, आप जो सवाल कर रहे वही सवाल हम कर सकते हैं सरकार से। जिले में इन दिनों हत्या का सिलसिला रुक नहीं रहा है। इस बार मोहननगर थाना क्षेत्र के शंकर नगर में गली नंबर 3 में रविवार देर रात एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना रात 10:30 से 11 बजे के बीच की बताई जा रही है। मृतक का नाम योगेश विश्वकर्मा है, जिसकी 3 युवकों ने चाकू मारकर हत्या कर डाली। घायल अवस्था में योगेश को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मोहननगर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तुषार नेताम उर्फ चटनी, चंदन साहू और तिलक को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी प्रारंभ कर दी। ऐसा बताया जा रहा है कि आरोपियों ने मृतक के दरवाजे पर पत्थर मारकर योगेश को बाहर बुलाया।
बाहर निकलने पर योगेश ने तीनों युवकों से घर के बाहर विवाद न करने की बात कही, लेकिन तीनों युवक नहीं माने और जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर योगेश विश्वकर्मा के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मोहन नगर थाना क्षेत्र के शंकर नगर में एक युवक की यहाँ पर धारदार हथियार से उसको घायल किया गया था, हॉस्पिटलाइज कराया गया था, वहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित किया है। अभी कारणों का खुलासा नहीं हो सका है और हमारी प्रारंभिक विवेचना कर रहे हैं। इसमें 2-3 नाम आए हैं जिसकी पतासाजी की जा रही है। जी, बस मेरे हस्बैंड घर आए 10:30 के आसपास। ये घटना 10:30 के आसपास हुआ है। जब 10-10 को घर आए वो काम से, घर का गेट बंद था, फिर वो अचानक बाहर से कोई पत्थर मारने का आवाज आया तो वो बाहर निकले, पीछे मैं भी निकली हूँ तो तुरंत एक लड़के 2-3 लड़के 10 कदम की दूरी पे खड़े थे। उसके बाद वो लोग ऐसी बातचीत हो रहे थे, झगड़ा टाइप से लग रहा था मेरे को। फिर मैं अपनी मम्मी को बुलाने के लिए भेजी थी, मैं मेरी सास को बुलाने के लिए भेजी थी अपने बड़े लड़के के पास। पत्थर मारे उसको देखे ही नहीं सर हम लोग, और एक लड़के का नाम ले रहा था, वो नाम लेके बात कर रहा था, चंदन करके। नहीं सर, अंधेरा था, नहीं देख पाई। मतलब 5-10 मिनट के अंदर इतना सब कुछ हो गया कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई, देख नहीं पाई। हम लोग घर के अंदर ही थे, ये आए काम से ना, तो घर के अंदर ही थे। मैं घर से निकाल के नहीं मारे सर, वो पत्थर मारने के बाद ना वो घर से बाहर निकले हैं। बाहर निकलने के बाद वो वहाँ से बातचीत हुआ है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा उतना नहीं हुआ, नॉर्मली मैं देखी नॉर्मली हो रहे थे इन लोग। तो फिर हंसी मजाक में बातचीत हो रहा था। उसके बाद मैं अंदर चले गई, अंदर जाने के से 2 मिनट में ही इतना सब चीज हो गया। बच्चे लोग आए थे बुलाने, दूसरे घर में हुआ है, वो जहाँ वो रहता था वहाँ घटना हुई। अरे ये मेरे को जब आई थी पैसा दिया कि पापा इलाज करवाना था तो मेरे पास का है ये 3 दिन पापा अस्पताल चले जाओगे, मेरे पापा क्या हो गया तो उसको कहाँ चला गया? नहीं कोई काम से आया, हम लोग काम से फर्नीचर का काम करते हैं। 6 बजे दुकान से घर में था, पता नहीं कोई लड़के लोग उसके घर में वही जो मर्डर किए, अकेले निकला काम घर से, अकेले निकला। जब उनने पत्थर फेंके घर में तो निकला घर से कि कौन मारा करके, वहाँ देख डंडा पकड़ा था, ऐसी गली के सामने तक गया। तब से उधर से 3 लड़के आए और चले गए चाकू से उसको लगा था, पूरा सर से पेट सब में घुटती है। वो 3 लड़के थे। पुलिस वाले का एक लड़का है ठकुराइन का, और उसके साथ 2 लड़के हैं, विद्युल नाम है विद्युल, और उसके साथ 2 और लड़के हैं। और बच्चे लोग का नाम तिलक है, पहले से कोई रंजिश नहीं थी। वो सब पता नहीं क्या हो गया, ये जो घटना हुई है तुरंत 10 मिनट में सब हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। अस्पताल लेके गए बच्चे लोग, अस्पताल ले गए थे ये लोग, बाइक में अस्पताल वो बच्चे को पूरा खूना पूरा वो लेके गया था, ये उठा के अस्पताल लेके गया हुआ। ये जो उसका पूरा ये ब्लड लगा है, ये दोनों पैंट शर्ट में वो नहीं, मगर उस समय उसकी डेट हो चुकी थी शायद तक, और हॉस्पिटल में वही बोले कि डेट हो गई है। हम लोग जब तक के तो हमारा बच्चा का मिलेगा खून, तब तक हम लोग बॉडी ही नहीं लेंगे। हम लोग मजदूरी से, हमको खून तो चाहिए, फांसी हमको, हम कैसे छोड़ देंगे? हमारे घर का चिराग था, मेरा बच्चा चला गया, घर वही चला गया। तो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं ये लोग, अब उसके मरने से इनकी मतलब आर्थिक स्थिति पूरी खराब हो चुकी है। अब इनके उम्र में क्या जान रखा है, क्या कमाएंगे? बच्चा जवान बच्चा चला गया, मतलब ये लोग एक तरीके से अनाथ हो गए हैं। हम लोग किसके भरोसे इनको देता था, मतलब घर का वही लड़का करता था, घर का खर्चा वही चलाता था, और उसके मरने के कारण समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी उनकी। बीमार वगैरह कैसे कुछ नहीं था, इसका कोई रंजिश नहीं था, तो सदा बाहर सारे बच्चों के मन में बसता था, वो हंसता खेलता बच्चा था, सबकी मदद करने, भाई तेरे को ये हुआ, भाई तेरे को ये हुआ, सबका मदद करता था। कोई टेंशन नहीं था, जब जहाँ जाओ जिस चीज वो चीज में डर जाता था। मगर ये हुआ कि क्या हुआ नहीं पता, कि वो खाना खाने गया और खाना खा के आया और क्या हुआ नहीं पता उसका। और उसके बाद हमको पता चला कि उसको कोई मार दिया करके, हमने तुरंत दौड़ते गए
और उसको उठा के देखे कि वो लथपथ खून में पड़ा हुआ है, उठा के सीधा मर्चुरी ले गए, मर्चुरी तो मेन हॉस्पिटल से फिर मर्चुरी भेजे। घर में घुस के मारे हैं लड़के को, घर से बाहर निकाल के मारे हैं, वो जहाँ रहता था वहाँ से बाहर निकाल के चाकू से मारे उनको बकायदा। उस लड़के को किसी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो रहता था हुआपारा में और यहाँ पे अपने शंकर नगर में किसी कोई गिला शिकवा नहीं, प्यार मोहब्बत वाला आदमी था। कोई ऐसा चीज नहीं कि वो आदमी गलत है करके कोई बोल देगा, कुछ नहीं था, कोई टेंशन वो नहीं था ऐसा कोई। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नई सूची अभी नहीं आई है, लेकिन हर दिन नए विवाद सामने आ रहे हैं। अब कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी जरिता लैथ फलांग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने दावा किया है कि पार्टी में जिलाध्यक्ष पद देने के नाम पर 5 से 7 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। बृहस्पति सिंह ने आगे कहा कि सरगुजा संभाग के कई जिलों से सूचना मिली है कि एक व्यक्ति जो स्वयं को कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सह प्रभारी जरिता मैडम का सेक्रेटरी बता रहा है, उम्मीदवारों से संपर्क कर रहा है। ये व्यक्ति एक महिला के माध्यम से बातचीत कर रहा है और उनसे पैसों की मांग की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि पैसा देने के बाद जिला अध्यक्ष बना दिया जाएगा। बृहस्पति सिंह के आरोप के जवाब में सरगुजा जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक सहित कार्यकर्ता कोतवाली थाने पहुंचे और बृहस्पति सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की मांग की। कांग्रेस ने इसे अनुशासनहीनता और संगठन विरोधी गतिविधि करार दिया है। से निष्कासित विधायक बृहस्पति सिंह द्वारा जो बयान दिया गया है कि जरिता लैथ फलांग जी ने अध्यक्ष बनाने के लिए पूरे संभाग में जिला अध्यक्ष के उम्मीदवारों से 5 से 7 लाख रुपया की मांग किया है, जो अनर्गल झूठा है और हमेशा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस तरह का बयान देता रहता है। कांग्रेस से निष्कासित है, पहले से मैं बोला। बृहस्पति सिंह, आपको ख्याल होगा कि जब 2.5 साल कांग्रेस का कार्यकाल खत्म हुआ तो एक टीएस बाबा के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाया कि टीएस सिंहदेव अपने भतीजे के माध्यम से मेरी हत्या कराकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और जिसके कारण तत्कालीन प्रभारी जनरल सेक्रेटरी पुनिया जी रायपुर आए और विधानसभा में भी काफी इसको लेके चर्चा हुई और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी ने
खेद व्यक्त किया और बृहस्पति सिंह ने भी और मुख्यमंत्री ने भी खेद व्यक्त किया, तब ये मामला शांत हुआ था। ये प्रायोजित एक था, प्रायोजित कांग्रेस के बड़े लीडर, और मैं तो सीधे आरोप लगाता हूं सरगुजा के प्रदेश स्तरीय लीडर टीएस बाबा को बदनाम करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। जयिता मैम जी बहुत मेहनत कर रही है, उनके मेहनत के कारण ही आज संगठन सृजन के तहत सरगुजा जिला में और सरगुजा संभाग में बूथ लेवल के एजेंट बने हुए हैं, जो ऑल इंडिया में नहीं बने हैं। जो यानी ये जयिता मैम का परिणाम है, जो 14 अगस्त को आए थे, पूरे संभाग का बैठक लिए थे, संभाग के जिला अध्यक्षों का बैठक लिए थे, मंडल और ब्लॉक अध्यक्षों का बैठक लिए थे, निर्देशित किए थे। तो बहुत पहले से, जब प्रदेश भी इसमें जागरूक नहीं हुआ, तो उसके पहले से जयिता मैम जी इसकी तैयारी कर रहे थे। इतने मेहनत करने वाले जयिता मैम को बदनाम करने का ये षड्यंत्र रचा गया है और षड्यंत्रकारी के खिलाफ हम लोग आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग किए हैं। नंबर 2, ये समय समय पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। मैं तो एक पत्र भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिख रहा हूं कि प्रदेश के तथाकथित बड़े लीडर जो अपने ऑफिस में बैठाकर इसके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए, ये भी मैं मांग करता हूं। धन्यवाद सर। देखिए, अभी पूरे देश में राहुल गांधी ने, कांग्रेस हाईकमान ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि हर राज्य से दूसरे राज्य से प्रेक्षक भेजकर और कार्यकर्ताओं के बीच में हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में जाकर उनकी राय लेकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करना चाहते हैं, ताकि जनता की सेवा भाव से काम करने वाले लोगों की नियुक्ति हो सके। लेकिन अभी जो खबर आ रहा है, कल से लगातार फोन आ रहे हैं, बलरामपुर जिले से, अंबिकापुर से, सूरजपुर से, बैकुंठपुर से, जसपुर से लगातार जो खबर आ रही है, और जो अध्यक्ष के उम्मीदवार थे उन लोगों से माध्यम से आ रहा है खबर कि एक नंबर से फोन आ रहा है, जयिता मैडम के पीए बोलता है कि जयिता मैडम बात करेंगी, और एक महिला फोन लगाती है। आवाज तो लोग पहचानते हैं, कुछ लोग जिन लोगों ने मिला था। तो जयिता मैडम जो सह प्रभारी छत्तीसगढ़ के हैं, उनकी नाम आ रही है। कोई बोल रहा है 5 लाख, कोई 7 लाख की इतना पैसा दो, हम आपको अध्यक्ष बनवा देंगे। जयिता मैडम जो है, जो श्रीमती सुश्री है जयिता, जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सह प्रभारी बनाया है हाईकमान ने, वो पहले जो हमारे राज्य के प्रभारी हुआ करती थी सुश्री शैलेजा मैडम, जो यहाँ छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी, जो इसी तरह से मध्य प्रदेश यहाँ जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो कई विधायक उम्मीदवारों से पैसे खूब वसूली की थी और गलत जानकारी देकर छत्तीसगढ़ को डुबाने में भूमिका थी। और यहाँ से जाने के बाद हरियाणा भी उनकी भूमिका वही रही और उसी तरह से भूमिका निभाई, जिसके कारण कांग्रेस ने आज उसको दरकिनार कर लिया पद में रहने के बावजूद भी। और उसी के राह पे आज जयिता मैडम एक एक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के उम्मीदवारों से 5 लाख और 7 लाख की डिमांड कर रही है। अगर ये 5 लाख 7 लाख लेकर रिश्वत लेकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी तो कैसे कांग्रेस के सपना साकार होंगे और राहुल जी कैसे सही में निष्पक्ष और सेवा भाव से करने वाले उम्मीदवारों का चयन कर पाएंगे। बड़ा चिंताजनक है और बहुत ही गंभीर है। मेरा तो मानना है कि राहुल जी को इसको संज्ञान में कांग्रेस हाईकमान को लेना चाहिए कि ऐसे वसूली करने वाले शैलेजा जी हों या जयिता जी हों, इनको तत्काल कान पकड़ के कांग्रेस से बाहर करें और उसके पीछे प्रेक्षक भेजकर सही जांच करके सही उम्मीदवार को जिला अध्यक्ष की जवाबदारी दे, ताकि 2-2.5 साल जो बता है छत्तीसगढ़ का, अच्छा काम करके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लाने में मदद कर सके। ओडिशा उपचुनाव में चुनाव प्रचार कर रायपुर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अब लोग जागरूक हो गए हैं। हर जाति ये चाहती है कि उसकी गिनती हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जाति की गिनती और जानकारी हो। राष्ट्रीय पार्टियां भी क्षेत्रीय पार्टियों के विचारों को फॉलो कर रहे हैं। अब कांग्रेस भी कह रही है कि वे जाति जनगणना कराना चाहती है। भाजपा भी दबी जबान कहती है कि जाति जनगणना कराएंगे। सबने स्वीकार कर ही लिया है कि ये होना चाहिए और जाति के हिसाब से अधिकार और हक मिलना चाहिए। सही बात है कि कौन कहाँ पैदा होता है इसका किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं उस परिवार में पैदा हो गया इसलिए मैं यादव हो गया, आप किसी और परिवार में पैदा हो गए तो आप वो हो गए। लेकिन एक अच्छी बात यह है
कि इधर लोग जागरूक हो गए हैं और जागरूक होकर के पूरे देश में ये बहस छिड़ी हुई है। हर जाति ये चाहती है कि उसकी गिनती हो। पूरे देश में एक अच्छाई ये आई है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जाति के बारे में गिनती हो और जानकारी हो। और ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि राष्ट्रीय पार्टियाँ भी आजकल रीजनल पार्टीज़ का जो नैरेटिव है उसको फॉलो कर रहे हैं। मुझे याद है लोकसभा में जिस समय नेताजी थे, शरद यादव जी थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे और दक्षिण भारत के बड़ी संख्या में नेता, रीजनल पार्टी के बड़ी संख्या में लीडर्स ये मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना हो, जातियों को गिना जाए और गिन करके उनको अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। ये लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय सरकार दूसरी थी और वो लड़ाई आज भी चल रही है। अब सोचिए, कांग्रेस भी कह रही है कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं, बीजेपी भी दबी जबान कहती है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। तो ये एक अच्छी बात हो गई है कि पूरे देश में ये बहस छिड़ गई है और सबने स्वीकार कर लिया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति के हिसाब से अधिकार और हक मिलना चाहिए। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, जिसमें सामाजिक आर्थिक रूप से जो गैर बराबरी है उसको दूर कैसे किया जाए, उस दिशा में जो आरक्षण है उस पर काम हो। और उसमें कई दल तो ये भी मांग रहे हैं कि दक्षिण भारत में जिस तरह सीमा टूट गई है आरक्षण की, वो सीमा तोड़ी जाए यहाँ पर। क्योंकि हमारे जो साथ हैं यादव महासभा में तो हैं ही हैं, लेकिन ये हमारे पारिवारिक इनसे रिश्ते भी हैं। और हैं एक विधायक भी है राम कुमार, ये क्या बोलते हैं, राम कुमार यादव, बीपीएल विधायक बोलते हैं। ये भी कांग्रेस के हैं, ये भी कांग्रेस के हैं और मैं समाजवादी पार्टी का हूँ। सवाल ये था सर कि आपकी पार्टी विस्तार को लेकर, हाँ, अरे उसी पे आ रहा हूँ, तुम जल्दी क्यों भाग रहे हो। तो मैंने ये कहा कि ये देश में सभी दल जो रीजनल पार्टी का नैरेटिव था उसको फॉलो कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में या उड़ीसा में, जहाँ मैं कार्यक्रम में आया था उड़ीसा में, उड़ीसा के लोगों का भी ये मानना है कि वहाँ पर बड़ी संख्या में समाज के लोग हैं। आज छत्तीसगढ़ में आपने बताया, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं ऐसे पत्रकार साथी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप अगर नाम बता दें तो नाम लेकर के मैं धन्यवाद दे दूँ। क्या नाम है? सौरभ सिंह परिहार। मैं सौरभ सिंह परिहार जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने मुझे कहा कि छत्तीसगढ़ में यादव समाज को जोड़ना चाहिए। मैं यादव समाज को जोड़ने के साथ साथ पीडीएस समाज जो हमारा है, जो बहुत पिछड़ा है, अपमानित है, और हमारा उनका एक ही दुख है। हम एक ही पीड़ा से बंधे हुए लोग हैं, हम एक ही पीड़ा से बंधे हुए लोग हैं। अब सोचिए, उदाहरण के लिए बीजेपी ने जिस मंदिर में मैं गया, वो मंदिर में गंगा जल से धुलवाया। अब आप सोचिए, बीजेपी की ये सोच है। तो इसलिए पीडीए के लोगों का एक ही सा दुख है, एक ही सी पीड़ा है। और कोई भी पीडीए परिवार का किसी भी पद पर बैठ जाए, पीडीए परिवार का व्यक्ति किसी पद पर बैठ जाए, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कभी कभी अपमानित होना पड़ता है। जिले में लोरमी क्षेत्र के ग्राम मारूकापा में फर्जी राशन कार्ड बनवाकर सरकारी योजना का लाभ उठाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और खाद्य विभाग को शिकायत कर आरोप लगाया कि गांव के 13 अविवाहित युवकों के नाम पर फर्जी कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें पत्नी और बच्चों के नाम भी दर्ज हैं। ग्राम पंचायत लालपुर के आश्रित ग्राम मारूकापा निवासी धनराज माथुर सहित कई ग्रामीणों ने जनदर्शन के माध्यम से खाद्य विभाग को लिखित शिकायत सौंपी है। शिकायत में कहा गया है कि ग्राम की उचित मूल्य दुकान करूपा माता स्व सहायता समूह द्वारा फर्जी कार्ड धारकों को नियमित राशन वितरित किया जा रहा है, जबकि ये जानकारी दुकानदार को भी है कि संबंधित व्यक्ति अविवाहित है। जो हमारे ग्राम पंचायत लालपुर ग्राम आश्रित गांव में उचित मूल्य का दुकान रखा गया है, जिसका शादी नहीं हुआ है और उसका नाम में उसका औरत का नाम है, उसके बच्चे का नाम है, और फर्जी राशन कार्ड बनवा करके चावल वितरण किया जा रहा है। इसका उचित तरीके से जांच होना चाहिए। खंडे लालपुर पंचायत ग्राम मारूकापा ग्राम पंचायत लालपुर थाना, तहसील लालपुर थाना से एक शिकायत आई है, जिसमें
उचित मूल्य की दुकान की शिकायत तो है ही है, साथ में वहाँ पे जो कुछ हितग्राही हैं जिनका फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाया गया है, तो ये मेरे संज्ञान में आई है। कुछ लोगों का यह है कि वो पात्रता के खिलाफ उनको राशन कार्ड मिला हुआ है, तो मैं इसमें कार्रवाई करने के लिए फूड इंस्पेक्टर और एक टीम गठित कर रहा हूँ, ताकि वो वहाँ जाके मौके पे जाके उसका जो है जांच करेंगी और उसका बिंदुवार परीक्षण करके मेरे समक्ष प्रस्तुत करेगी, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो फर्जी राशन कार्ड बना हुआ है, उनका राशन वितरण कर रहा है, उनको मालूम है कि ये फर्जी है, उसके बाद भी वो राशन कार्ड में चावल वितरण कर रहा है। और ऐसा राशन कार्ड बना हुआ है कि जिसका शादी नहीं हुआ है, उनका फर्जी वाइफ, फर्जी बच्चे बनाकर राशन कार्ड बनाया गया है। उनको ये सब मालूम है, उनके बाद भी राशन वितरण कर रहा है। तो मेरा अनुरोध ये है शासन से कि ये जो फर्जी राशन कार्ड बना हुआ है उनका जांच करे। और यहाँ जो पूर्व सरपंच था संदीप भार्गव, उसके द्वारा जनताओं से 4000 पैसा लेकर फर्जी राशन कार्ड बनाया गया है। उसी राशन कार्ड का वितरण दुकान संचालक लव कुमार टंडन करता है। मैं ये शिकायत जिला कलेक्टर में दिया हूँ, जिला खाद्य विभाग में दिया हूँ और जन दर्शन में भी दिया हूँ। तो 14/10 को मैं जिला कलेक्टर और खाद्य विभाग में दिया हूँ। उसके बाद जब इसका कोई जांच नहीं हुआ तो जन दर्शन में 28/10 को जाके दिया हूँ। उसके बाद भी अभी तक कोई जांच न कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो मेरा अनुरोध है शासन से कि वो आके ठीक से जांच करे और जो अपराधी हैं, जो फर्जी काम किए हैं, उनको शासन के कानूनगत उनको सजा दिया जाए और ये जो फर्जी राशन कार्ड है उनको काटा जाए। जैसे है यहाँ फर्जी राशन। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जशपुर जिले से सूटकेस कांड का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दुलदुला थाना क्षेत्र में एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने लाश को सूटकेस में रखकर ट्रेन से फरार हो गई। पुलिस को जब ये घटना की सूचना मिली तो महिला की तलाश शुरू की गई। इस बीच जशपुर एसएसपी शशि मोहन सिंह ने रायपुर जीआरपी एसपी को मामले से अवगत कराया। रायपुर जीआरपी एसपी ने लोकेशन से महिला के ट्रेन का पता लगाया, जिससे पता चला कि वह नासिक पहुंचने वाली है। इसकी सूचना तत्काल नासिक के आरपीएफ को दी गई। तब कहीं जाकर आरोपी महिला को मनमाड़ रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। दुलदुला थाना क्षेत्र के ग्राम भिंजपुर से प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उसका 43 वर्षीय भाई संतोष भगत की हत्या हो गई है। हत्या के पश्चात पुलिस की टीम घटनास्थल पर रवाना होकर एफएसएल की टीम के साथ विवेचना कर रही है। विवेचना के पश्चात उसमें धारा 103 भारतीय न्याय संहिता का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और रिपोर्ट में उसके भाई ने मृतक की पत्नी के ऊपर ही संदेह व्यक्त करते हुए नामजद उसे आरोपी बताया है और उसकी तलाश में पुलिस की पार्टी मुंबई की ओर रवाना हुई है, क्योंकि ऐसा पता चला है कि वो पूर्व में मुंबई में काम करती थी। उसकी गिरफ्तारी के पश्चात हत्या की वजह का खुलासा हो पाएगा। विवेचना कार्य जारी है। कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने फिर से पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव पर हमला बोला है। बृहस्पति सिंह ने कहा कि टीएस सिंहदेव के कहने पर सरगुजा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मल्लू पाठक मेरे खिलाफ एफआईआर करने थाने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सिंहदेव चाहते हैं कि आदिवासी नेता पर एफआईआर दर्ज कर दबाव बनाया जाए, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मुझे बोलने और काम करने की आजादी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि सरगुजा की राजनीति कुछ सामंतों के कब्जे में रहे। मल्लू पाठक जी को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, जो टीएस बाबा के खिलाफ और मल्लू पाठक दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी चुनाव लड़े थे। टीएस सिंहदेव निर्दलीय चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मल्लू पाठक लड़े थे। तब से जानता हूं उनको। मल्लू पाठक जी को और इसलिए भी बेहतर जानता हूं कि एक गंभीर अपराध उन्होंने किया था, जो लंबे समय से फरार थे, रामायण को मिलाकर छुपे थे। तो कई महीनों तक यहाँ मुजरिम बनकर छुपे छुपे भागते थे। वो तब से मैं जानता हूं। उनकी ये मजबूरी है कि महाराजा सरगुजा का हुक्म जो आज के डेट में होता है वही मल्लू पाठक भी करते हैं। उनका आदेश हुआ है कि उस आदिवासी को जैसे भी एफआईआर करके दबाया जाए, और इसलिए उन्होंने हमारे खिलाफ शायद एफआईआर कराने की सूचना आई है। लेकिन इनके करने से मैं डरने वाला नहीं। मैं चाहता हूं आजादी, किसी भी कांग्रेस में हो आजादी, बोलने की आजादी, काम करने की आजादी, कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से काम कर सके इसकी आजादी। और मैं ये नहीं चाहता कि मल्लू पाठक जी की तरह सामंत शाहों के कब्जे में रहकर एक हमारा सरगुजा कांग्रेस की राजनीति चले। ऐसा मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जशपुर जिले में टोन्ही होने का आरोप लगाकर महिला के साथ मारपीट करना एक परिवार को महंगा पड़ गया, जहां अंधविश्वास के चलते एक ही परिवार के 8 लोगों को जेल जाना पड़ा। इसमें 4 महिला व 4 पुरुष शामिल हैं। मामला दुलदुला थाना क्षेत्र के भिंजपुर गांव का है। दरअसल पीड़िता फौसी बाई निवासी ग्राम भिंजपुर थाना दुलदुला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 8 नवंबर को सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाने चूल्हा जलाने की तैयारियां कर रही थी। तभी उसके घर के बाहर कुछ लोग हल्ला गुल्ला कर उसे गाली देने लगे, साथ ही जान से मारने की धमकी भी देते रहे। आरोपियों की धमकी से डरकर महिला ने घर का दरवाजा नहीं खोला। आरोपियों ने गालियां देते हुए दरवाजे को लात मारकर तोड़ दिया और जबरन घर में घुस गए। आरोपिया गायत्री भगत के द्वारा पीड़िता फौसी बाई को तुम टोन्ही हो, तुम मेरी माँ सुनीता बाई को जादू टोना कर मरवा दी हो, तुम्हें जिंदा जला देना पड़ेगा कहते हुए हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे। अन्य आरोपी भी महिला के सिर से बाल को खींचकर घसीटते हुए गांव के मरघट की ओर ले जा रहे थे। थाना दुलदुला के ग्राम भिंजपुर निवासी फौसी बाई ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक को फूलचंद यादव, जो कि सहायक उप निरीक्षक के पद पर रायपुर में पदस्थ हैं, वो और उनके परिजन सुबह उसके घर आए और उस पर आरोप लगाया कि फूलचंद की मृत्यु
फूलचंद की पत्नी की मृत्यु जो कुछ दिन पूर्व हुई थी उसके कारण तुम्हारे जादू टोना के कारण ही उसकी मृत्यु हुई और ये बात बैगा ने मुझे बताया था। इस बात पर मारपीट करने से संबंधित धारा का अपराध कायम किया गया, साथ ही टोनी पर ताड़ना अधिनियम भी लगाई गई है और उसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें फूलचंद यादव और उसके परिजन है। साथ ही जो बैगा जिसने दावा किया था कि मृतक महिला को तंत्र मंत्र से जिंदा कर देगा, वो और उसके साथियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया और उनकी तलाश के लिए पुलिस रायगढ़ रवाना हुई है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।